हाय मेरे प्यारे रसगुल्लो, मैं उपेंद्र जायसवाल आपके इस भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी कोचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। मेरे रसगुल्लो, मैं फिर लेकर आ चुका हूं अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, आइए बात अगर किया जाए तो कह रहा है कि अम्ल होता क्या है, कह रहा है कि अम्ल होता क्या है। तो ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। हम कह सकते हैं कि जो खट्टे सामान होते हैं, जो खट्टे सामान होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यानी जो खट्टे होते हैं स्वाद में, उसको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो हमारा एसिड शब्द है ये कहां से लिया गया है, तो आप कह दीजिएगा कि ये लैटिन भाषा से लिया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे कोई पूछे कि जो एसिड शब्द लिया कहां गया, तो आप कहिएगा कि ये सर जो लिया गया है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, और जितने भी खट्टे सामान होते हैं उसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। दूसरी चीज है, दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि यह जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। ये जब जल में घुल जाता है तो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। दूसरी बात यह है कि ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सर ये जो नीले लिटमस का पेपर होता है ये क्या कर देता है, इसको लाल कर देता है। दूसरी बात, ये जल में घुलकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन देता है। ये जल में घुलकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन देता है। और ये स्वाद में कैसे होते हैं, ये खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। चलिए, कह रहा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर ये जल की क्रिया करेगा, मैंने जब से क्या कहा कि जब ये जल में घुलेगा क्या होगा, जब ये जल में घुलेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन देगा। क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, हम कह सकते हैं एग्जाम्पल और देखिए, कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर हम जल की क्रिया करते हैं तो यहां पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयन बन रहा है। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयन बन रहा है। यहां पर अगर नाइट्रिक एसिड की अगर बात किया जाए, जल के साथ क्रिया अगर किया जाए तो यहां पर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयन बन रहा है। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम जल की क्रिया करते हैं तो यहां पर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयन बन रहा है। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयन बन रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जब अम्ल जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन बनाता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो अम्ल हमारे होते हैं ये खट्टे होते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो ये नीले लिटमस का पेपर होता है इसको क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, आइए, कह रहा अम्लों के प्रकार। अगर हम अम्लों के प्रकार की बात करें तो पहला है स्रोत के आधार पर। कह रहा कि स्रोत के आधार पर जो अम्ल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला टाइप है, कह रहा प्राकृतिक अम्ल। मैं कह सकता हूं कि प्राकृतिक अम्ल की बात अगर कर रहा है मेरे रसगुल्लो, तो प्राकृतिक अम्ल होता क्या है, आप इतना बता दीजिएगा कि जो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से हमें प्राप्त अम्ल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्राकृतिक अम्ल होता क्या है, तो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से जो हमें अम्ल प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। या इसी का एक और नाम है जिसको हम कार्बनिक अम्ल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। आइए अगला कह रहा है खनिज अम्ल। कह रहा है खनिज अम्ल होता क्या है। अगर खनिज अम्ल की अगर बात की जाए तो ये खनिज अम्ल है क्या। अगर आपसे कोई पूछ ले कि खनिज अम्ल किसे कहते हैं, तो आप इतना जवाब दे दीजिएगा कि ऐसे अम्ल जो लैब में तैयार किए जाते हैं। ऐसे अम्ल जो कहां तैयार किए जाते हैं, लैब में तैयार किए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, खनिज अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक ऐसा अम्ल है जो हमारा कहां तैयार किया जाता है, लैब में तैयार किया जाता है। कह रहा नाइट्रिक अम्ल कहां तैयार किया जाता है, लैब में तैयार किया जाता है। कह रहा सल्फ्यूरिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल, ये जितने भी यहाँ पे अम्ल हमें दिखाई दे रहे हैं ये सारे अम्ल कहां तैयार किए जाते हैं, तो ये लैब में तैयार किए जाते हैं। कहां तैयार किए जाते हैं, तो लैब में तैयार किए जाते हैं। और ऐसे अम्ल जो लैब में तैयार किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज अम्ल कहते हैं। आइए अगला टॉपिक हमारा है
कह रहा है कि प्रबलता के आधार पर अम्लों के प्रकार, हमसे पूछ रहा है कि प्रबलता के आधार पर अगर कोई हमसे पूछ ले, या अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि प्रबलता के आधार पर जो अम्ल के प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए प्रबल अम्ल, और एक होता है आपका दुर्बल अम्ल। क्या होता है? प्रबल अम्ल, और एक आपका होता है क्या? दुर्बल अम्ल। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि जो अधिक समय तक आयनीकृत होता है, जो अधिक समय तक आयनीकृत होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। और जिसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और क्या आपका हाइड्रोजन सल्फेट है, या इसी को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, और यहां पर क्या है आपका? नाइट्रिक एसिड है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि दुर्बल अम्ल क्या होता है, तो ध्यान देना मेरे भाई, जिनकी क्षमता कम होती है आयनीकृत होने की, उसे हम क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। और इसमें एक एग्जांपल क्या है? एसिटिक एसिड है। कौन सा एग्जांपल है भाई? एसिटिक एसिड है, लैक्टिक है, और ऑक्सैलिक अम्ल है। कहने का मतलब यह है कि जो ज्यादा समय तक आयनित करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रबल, और जो कम समय तक आयनित करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? दुर्बल के नाम से जानेंगे। चलिए सर, अगला टॉपिक हमारा क्या है? कह रहा है कि सांद्रता के आधार पर, क्वेश्चन पूछ रहा है सांद्रता के आधार पर अम्लों के प्रकार क्या होते हैं। तो ध्यान देना मेरे भाई, एक होता है सांद्र अम्ल और एक होता है तनु अम्ल। अगर मैं आपसे कह दूं कि यह कोई टैब है और इसमें पानी की मात्रा यानी जल की जो मात्रा है, जल की जो मात्रा है वो क्या है? कम है। इसमें मान लेते हैं कोई विलयन भरा हुआ है और इसमें जल की मात्रा कम है, लेकिन अम्ल की मात्रा क्या है? अम्ल की जो मात्रा है, अम्ल की मात्रा जो है वो क्या है? अधिक है। अम्ल की जो मात्रा क्या है? वो अधिक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि जल की मात्रा कम हो, जल की मात्रा क्या हो? कम हो, और अम्ल की मात्रा अगर अधिक है तो उसे हम कहेंगे क्या? सांद्र अम्ल। और वही ठीक उल्टा अगर आप कर देंगे, इसमें अगर जल की मात्रा अधिक कर दीजिए, जल की मात्रा अधिक कर दीजिए, और अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए। मैं अगर आपसे कह दूं कि इसमें अम्ल कम है और जल की मात्रा अधिक है, तो इसे अब क्या कहेंगे? तनु अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? तनु अम्ल कहेंगे। यानी आपसे पूछे सांद्र अम्ल क्या होता है, तो जल की मात्रा कम होती है लेकिन अम्ल की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अगर आपसे तनु को ही पूछ ले तो जल की मात्रा अधिक होती है और क्या है? अम्ल की मात्रा कम होती है, उसे हम तनु अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे प्यारे रसगुल्लो, आइए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सक्रिय धातुओं के साथ अम्ल की क्रिया। एकदम ध्यान से मेरी बात समझ लीजिए। आइए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अगर बन गया, अगर यहां से ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपका एमसीक्यू भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर पूछ लिया कि सक्रिय धातुओं के साथ अगर अम्ल की क्रिया की जाती है तो कौन सा गैस बनता है, तो आप कहिएगा कि हाइड्रोजन गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। हम कह सकते हैं कि अगर ये सक्रिय धातुओं के साथ अगर ये क्रिया करता है, कौन? अम्ल। कौन? अम्ल। तो क्या बनाएगा? तो वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? वह हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ध्यान दीजिए। अगला है, कह रहा है धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल की क्रिया। अगर ये धात्विक ऑक्साइड के साथ किसी भी ऑक्साइड यानी CuO कार्बन कॉपर ऑक्साइड, अगर कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर ये अम्ल क्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा? जल बनाएगा। लेकिन यहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछ ले कि कोई भी धात्विक ऑक्साइड है, अगर उसके साथ अम्ल रिएक्शन कर रहा है, क्रिया अगर कर रहा है, तो बनाएगा क्या? तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये H2O बनाएगा, यानी जल बनाएगा। क्या बनाएगा? H2O बनाएगा, यानी जल बनाएगा। अगला क्या है? चलिए सर, कह रहा है कि धात्विक हाइड्रोक्साइड, सबको पता है कि हाइड्रोक्साइड क्या है आपका? OH है। क्या है? OH है। कह रहा है कि धात्विक हाइड्रोक्साइड के साथ अगर ये अम्ल क्रिया करता है तब क्या बनाएगा? तब भी क्या बनाएगा मेरे भाई? ये जल ही बनाएगा। क्या बनाएगा? जल बनाएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो हमारा अम्ल है, अगर ये हाइड्रोक्साइड, कौन सा हाइड्रोक्साइड? धात्विक हाइड्रोक्साइड के साथ अगर ये क्रिया करता है तो क्या बनाएगा? तो आपको जवाब होना चाहिए कि ये जल बनाएगा। क्या बनाएगा? जल बनाएगा। ये बात क्लियर हो गई। आइए,
कह रहा है कि धात्विक कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया। अब ये क्या कहना चाहता है? कहना चाहता है कि धात्विक अगर कार्बोनेट है, अगर इसके साथ अगर हम अम्ल की क्रिया करते हैं तो क्या बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया, ये कार्बोनेट ग्रुप है। कह रहा है कि इसके साथ अगर क्या हम कर रहे हैं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कर रहे हैं, तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि धात्विक कार्बोनेट के साथ अगर अम्ल की क्रिया अगर हम करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो आप बता दीजिएगा कि सर इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो गैस के रूप में निकलेगा। और क्या निकलेगा सर? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। आइए, कह रहा है कि धात्विक सल्फाइड के साथ अम्ल की क्रिया। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन हमसे पूछ ले कि जो धात्विक सल्फाइड होता है अगर उसके साथ अगर हम अम्ल की क्रिया कर दें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो ध्यान देना मेरे भाई, मैं कह सकता हूं कि यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो धात्विक सल्फाइड होता है अगर उसके साथ अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया अगर करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो आप बताइएगा कि इसका रिजल्ट जो मिलेगा गैस के रूप में मिलेगा। और वो कौन सी गैस बनेगी? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। आइए, अब कह रहा है कि अम्लों के भौतिक गुण, अगर बात अगर किया जाए तो कह रहा है कि अम्लों के जो भौतिक गुण होते हैं इसके बारे में पूछ रहा है। तो पहले तो ये स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। पहला क्या है कि ये स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और दूसरी चीज अगर बात अगर किया जाए तो जल में घुलनशील होता है। जो अम्ल होता है ये जल में क्या होता है? ये जल में घुलनशील होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ये विद्युत के चालक होते हैं। क्या होते हैं? ये विद्युत के चालक होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। अगर उसमें विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो क्या कहलाएगा? विद्युत का चालक कहलाएगा। चौथा पॉइंट क्या है? ये संक्षारक होते हैं। क्या होते हैं? संक्षारक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रबल अम्ल त्वचा, कपड़े और धातुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। संक्षारण का मतलब होता है कि भाई जैसे ये जैसे ही उसके किसी भी वस्तु के संपर्क में आएगा तो ये क्या बना देगा? उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा। जिस टाइप से जंग लग जाना, ठीक, गल के क्या है नीचे की तरफ लोहा, जैसे जब उसमें जंग लगेगा तो लोहा जो होगा क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। और कम होकर धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो नीचे की तरफ गिर जाता है जंग लग के और वो खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी कमजोर पड़ जाता है। और त्वचा पे जाता है तभी ये नुकसान करता है। कपड़े के संपर्क में आता है तभी क्या कर देता है? नुकसान कर देता है। यानी मैं कह सकता हूं कि यह संक्षारक होते हैं, ये नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगला क्या है? इसका पांचवा जो है भौतिक गुण, तेज गंध वाले होते हैं। इनकी जो गंध होती है बहुत तेज होती है। ठीक है, इनकी जो गंध होती है वो भी बहुत तेज होती है। ठीक, जो बर्दाश्त नहीं होती है। अगला है रंगहीन होते हैं। अगर इसकी कलर की अगर बात की जाए तो ये रंगीन होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं, कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, लेकिन अधिकतर कहा गया है कि ये क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। सातवां क्या है? ये जली विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अभी हम लोग बहुत सारा रिएक्शन किए हैं, इतना रिएक्शन किए हैं कि मैं क्या बताऊं। कि वहां पे आपने देखा कि जब ये जल के संपर्क में आता था तो क्या बना के देता था? हाइड्रोजन आयन देता था। क्या देता था? हाइड्रोजन आयन देता था। ठीक है, चलिए अगर हम अम्लों के उपयोग की बात करें, अगर हम अम्लों की क्या करें? उपयोग की बात करें कि जो ये अम्ल होते हैं इसका उपयोग कहां किया जाता है? जो अम्ल होता है इसका उपयोग कहां किया जाता है? तो बात अगर किया जाए तो पहला है तो खाद बनाने में। पहला क्या है? खाद बनाने में। दूसरा क्या है? बैटरियों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा क्या है? औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा है कि खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो अम्ल होता है इसका उपयोग हम कहां कहां करते हैं, तो पहला क्या है कि खाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है बैटरियों में इसका उपयोग किया जाता है। औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और खाद्य पदार्थों में भी क्या है? इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए सर पांचवा इसका उपयोग देख लेते हैं।
धातुओं की सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर धातु है उसकी अगर सफाई अगर किया जाए तो वहां पर भी क्या है, इसका उपयोग किया जाता है। छठवां है रासायनिक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। और सातवां है प्रयोगशाला जो होती है उसमें भी हम अम्ल का उपयोग करते हैं। कपड़ा उद्योग में भी क्या है, अम्ल का उपयोग किया जाता है। और नौवां है जल का जो शुद्धिकरण किया जाता है इसमें भी अम्ल का उपयोग किया जाता है। और कीटनाशक जो दवाएं होती है उसके निर्माण में भी क्या है, अम्ल का उपयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जितना भी इसका उपयोग है मैंने आपके सामने क्या कर दिया है, रख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। रही बात आपका बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है, अगर इन चीजों को पूरा अगर डीपली लेके चला जाएगा तो कहीं ना कहीं समस्या बढ़ेगी, टाइम बढ़ेंगे और आपका नुकसान होगा। इतनी सारी चीजें कवर करा दी गई है, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। आपको मेहनत करने की जरूरत है, आप प्रॉपर मेहनत करिए, कोई समस्या होने वाली नहीं है। यहां से एक क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, यहां तक कि यहां से एमसीक्यू भी बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन यहीं से क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। आइए अब कह रहा है क्षार। ये क्षार होता क्या है? कंफर्म है कि ये OH प्लस ये OH माइनस आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH माइनस ये क्या देते हैं, आयन देते हैं। बात अगर किया जाए, आपसे कोई पूछ रहा है कि क्षार होता क्या है, पहले नंबर तो ये कड़वा होता है। जैसे आप मुंह पे लगाएंगे तुरंत क्या थूक देंगे, अगर थूक देंगे तुरंत। क्यों थूक देंगे भैया? क्योंकि आपको कड़वा लग रहा है। आज जब आपको कड़वा लगेगा तो आप कह सकते हैं कि वही तो है क्षार। अगर मैं आपसे कह दूं कि बेकिंग सोडा जो होता है उसको आप जब रखेंगे जीभ पे तो क्या कर देगा, थूको जल्दी, बेकार लग रहा है, एकदम बेकार लग रहा है, तो थूक देंगे उसे। अगर आपको कह दूं साबुन जो है, साबुन को थोड़ा सा जीभ पे रख लीजिए, जिससे क्या है, कपड़ा धुला जाता है, क्योंकि थू बहुत बेकार लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि वो कड़वा है। और जो कड़वा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं सर? क्षार। क्या बोला जाता है? क्षार। और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो क्षार होता है वो OH माइनस आयन देता है। क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप थक गए हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर आप रात में पढ़ रहे हो तो नींद आपके सपनों पर भारी पड़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मोबाइल बंद करके अभी पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम बाद उठेंगे? ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो तुरंत मुंह धोलिए और बैठिए, क्योंकि टाइम अब नहीं है। ठीक है? हमारे माँ बाप जो होते हैं ना, देखिए सर, हमारे जो माँ बाप होते हैं ना, वास्तव में बहुत सपनों को त्याग कर अपने बहुत सारी जो खाने वाली चीजें होती हैं अपने नहीं खाते, लेकिन हमारे लिए क्या करते हैं, वो पूर्ति करते हैं। पैरों में जूते फटे हुए हैं बाप के, लेकिन हमें नई जूते दिलाने के लिए क्या है, बाप तत्पर मेहनत करता रहता है। उनके सपनों के लिए पढ़ लिया जाए, उनके लिए पढ़ लिया जाए। एक बात बोलूं आपसे, हर माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारे घर से कोई एक लड़का चाहे एक लड़की आगे की तरफ बढ़े, टॉप करे। और सबसे ज्यादा खुशी जानते हैं कब होती है? जब नंबर निकलता है, जब पड़ोसी कहता है करे फलाने का लड़कवा तो हेतना नंबर लाया है, हेतना उसका परसेंटेज आया है। आपको खुशी तो कम होगी, लेकिन माँ बाप से पूछिएगा, उनकी खुशियां जो होती है ना, कोई सीमा नहीं है। लेकिन वो भी तो कम से कम यही तो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप पढ़ लीजिए। अरे वो भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनके घर से एक गंगा तो निकले। गंगा का मतलब समझ रहे हैं आप? उनके घर से भी उनका बच्चा क्या है, आगे की तरफ निकले, जहां से रास्ते बनाते हुए एकदम आगे की तरफ चला जाए।
तो वो काम कौन करेगा? आप करोगे, आपको करना पड़ेगा, उनके सपनों को पूरा करना पड़ेगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपको तपना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अरे हो गई है पीर परबस्ती अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही लेकिन आपके सीने में ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। अरे उठो और उठाओ कलम, दिखाओ अपनी ताकत, चीर फाड़ के रख दो एग्जाम को, कर दो पेपर की खोपड़ी में छेद, खींच लाओ वो नंबर और पूरा कर लो अपने सपने को, क्योंकि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हो। आइए सर, अगर क्षार के बगैर बात की जाए तो एक होता है आपका प्रबल क्षार और एक होता है आपका दुर्बल क्षार। वही चीजें हैं। मैंने क्या कहा? वे क्षार जो जल में पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं, यानी ऐसे क्षार जो जल में क्या हो जाते हैं? पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। और दुर्बल क्षार की अगर बात की जाए तो ऐसे क्षार जो आंशिक रूप से, यानी पूरी तरह नहीं आयनित होते, कुछ भाग ही आयनित हो पाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। अगर प्रबल क्षार की अगर बात की जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और दुर्बल क्षार की अगर बात की जाए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है सर, अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रबल क्षार होता क्या है तो आप रिजल्ट दीजिएगा कि ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, और जो दुर्बल क्षार होता है ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता। चलिए, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। कह रहा है अगला कि अम्लों के साथ क्षारीय क्रिया, अगर हम अम्ल के साथ अगर क्षारीय क्रिया अगर करते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है? ध्यान से मेरी बात समझना, ये क्या बनाता है? जल बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर क्रिया कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। दूसरा कह रहा है कि अमोनियम लवण के साथ क्षार की क्रिया अगर करने पर क्या प्राप्त होता है? तो यहां पे अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अगर आपसे कोई पूछ ले अमोनियम लवण के साथ अगर क्षार की अगर क्रिया कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या बनेगा? तो आप कहिएगा कि यहां पे क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। आइए सर, कह रहा है घुलनशील धात्विक लवण के साथ अगर क्षार की अगर क्रिया की जाए तो क्या बनता है? कह रहा है कि अगर घुलनशील धात्विक लवण के साथ क्षार की अगर क्रिया कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या बनता है? तो ध्यान देना मेरे भाई, यहां पे कह रहा है कि धात्विक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनता है, जिसको हम सोडियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं सर? सोडियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि घुलनशील धात्विक लवण के साथ क्षार की अगर क्रिया होता है तो रिजल्ट क्या बनेगा, तो आप कह दीजिएगा कि सोडियम क्या बनेगा? सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट बनेगा। आइए, अगला है, कह रहा है कि भौतिक गुण, अगर क्षार के भौतिक गुण की अगर बात की जाए तो पहला कि स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। और दूसरा है स्पर्श करने पर चिकने और फिसलदार होते हैं। अगर इसको हम स्पर्श करते हैं तो कहीं ना कहीं ये फिसलने का काम करता है, और इसे चिकना रहेगा तभी तो फिसलने का कार्य करेगा। अगला क्या है? तीसरा है ये रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। अगर बात अगर किया जाए तो क्या होते हैं? ये रंगहीन होते हैं। और चौथा क्या है कि ये जल में घुलनशील। कहने का मतलब यह है कि जो क्षार होता है ये जल में क्या हो जाता है? घुल जाता है। ये जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। अगर क्षार के उपयोग की अगर बात की जाए तो कह रहा है कि साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। जो साबुन बनता है, डिटर्जेंट बनता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? क्षार का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात अगर की जाए तो कपड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? कपड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा क्या है? कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा जो है धातु उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है।
जैसे धातुओं की सफाई और जंग हटाने में क्षार का उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग की अगर बात की जाए तो लकड़ी से कागज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और कपड़ा उद्योग में अगर बात की जाए तो कपड़े को धोने, रंगाई और छपाई में इसका प्रयोग किया जाता है। और यहां पे कह रहा है कि साबुन और डिटर्जेंट बनाने में तो कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन और क्या है, डिटर्जेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? आगे चलिए सर, आगे चलते हैं, टॉपिक को बढ़ाते हैं। अब इसका उपयोग खत्म नहीं हुआ, इसका उपयोग अभी और है। कह रहा है रासायनिक उद्योग में, कह रहा है कि विभिन्न रासायनिक प्लास्टिक, पेंट और विस्फोटक पदार्थ क्षार प्रयोग होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर विस्फोटक है या अगर पेंट है या प्लास्टिक है, उसमें भी क्या है, इसका यूज किया जाता है क्षार का। फिर कह रहा है कृषि में मिट्टी की अम्लता को कम करने और उर्वरक बनाने में क्षारों का उपयोग किया जाता है। मेरे भाई जो क्षार होता है ना, इसका कृषि में भी उपयोग किया जाता है। आइए प्रयोगशाला में, अगर प्रयोगशाला की बात की जाए तो प्रयोगशाला में भी क्षार का उपयोग किया जाता है और पानी को शुद्ध करने में भी क्या है, क्षार का उपयोग किया जाता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई, अभी भी पूर्ण रूप से सही नहीं है, जिसकी वजह से बीच में क्लास एब्सेंट हुई है, लेकिन संदीप सर तो क्लास लेकर आ रहे थे। आइए अगर हम लवण की अगर बात करें तो लवण ये होते क्या है? कहने का मतलब यह है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि लवण क्या है तो आप जवाब दीजिएगा कि जो हमारा अम्ल और क्षार होता है, अम्ल और क्षार दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो क्या बनता है, आपका लवण बनता है। क्या बनता है? आपका लवण बनता है। अगर अम्ल और क्षार दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो किसका निर्माण होगा? लवण का निर्माण होगा। वही आपसे कह रहा है कि लवण वे यौगिक होते हैं जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं, जिनमें धातु प्लस अम्लीय अवशेष होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लवण कहते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर लवण है तो ये अम्ल और क्षार दोनों को क्या करेगा, जब दोनों आपस में मिक्स होते हैं, जब दोनों आपस में जुड़ते हैं, क्रिया करते हैं, तो किसका निर्माण होता है? तो उसमें सर लवण का निर्माण होता है। अगर अम्ल और क्षार को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा सर? लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा। आइए सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में प्रक्रिया करते हैं तो जो नया यौगिक बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। आपके लिए शॉर्टकट भी लेकर आया है, अगर आपको उतनी लंबी चीजें अगर नहीं याद हो रही है तो आप शॉर्टकट भी कर सकते हो। जब अम्ल और क्षार आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो जो नया यौगिक बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं। जो नया यौगिक बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं। सिंपल सी बात है। बात अगर किया जाए तो कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अगर किया जा रहा है तो यहां पर NaCl सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जो भी क्या है आपका? ये लवण है। क्या है आपका? ये लवण है। यहां पे क्या कह रहा है? हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अगर करने पर क्या प्राप्त होता है? तो आप कहोगे पोटेशियम क्या है? सल्फेट बनता है, और यह भी आपका क्या है? एक प्रकार का लवण है। क्लियर है? अगर देखा जाए तो कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट, अगर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया अगर किया जाए, यहां पे कह रहा है कि कॉपर सल्फेट, यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया करते हैं तो हमें मिलता क्या है? लवण मिलता है। क्या मिलता है? लवण मिलता है। कह रहा है कि सामान्य लवण, अगर सामान्य लवण की अगर बात अगर की जाए, किसकी बात की जाए? सामान्य लवण की, तो ध्यान देना मेरे भाई, कह रहा है यदि अम्ल और क्षार की पूरी तरह से क्रिया से बने लवण को सामान्य लवण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सामान्य लवण क्या होता है, तो जो अम्ल और क्षार पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? क्रिया कर लेते हैं, उनसे जो हमें लवण मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? सामान्य लवण के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि जो NaCl है, ध्यान देना मेरे भाई, NaCl, जो NaCl बना हुआ है वो क्या है? पूर्ण रूप से बना हुआ है। और जो पोटेशियम सल्फेट है ये भी आपका क्या है? पूर्ण रूप से बना हुआ है। अगला रिएक्शन देखिए, कह रहा अम्लीय लवण। अब ये अम्लीय लवण क्या होते हैं? ध्यान से समझना मेरे भाई। कह रहा अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में सभी हाइड्रोजन आयन नहीं निकलते और लवण में हाइड्रोजन जो
चार्ज प्लस होता है, बचा रहता है, तो उसे अम्लीय लवण कहते हैं। कहने का मतलब एक ऐसी क्रिया किया जाए जिसमें हाइड्रोजन जो आयन है बचा रहे, निकले न, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अम्लीय लवण कहते हैं। क्या वो कहते हैं? अम्लीय लवण कहते हैं। आ जाओ मेरे भाई। कह रहा है कि क्षारीय लवण क्या होता है। अगर क्षारीय लवण की बात की जाए तो कह रहा है यदि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में OH आयन नहीं निकलते और लवण में OH जो माइनस आयन बचा रहता है, उसे क्षारीय लवण कहते हैं। सिंपल सी बात है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्षारीय लवण होता क्या है, तो आप जवाब देना कि जो OH होता है, जिसपे OH माइनस चार्ज होता है, ये निकलते नहीं है, ये बचे रहते हैं। क्या है? बचे रहते हैं। और जहां ये बचे रहेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? क्षारीय लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय लवण कहते हैं। आ जाओ। कह रहा है कि जटिल लवण क्या होते हैं। अगर जटिल लवण की बात की जाए तो आप कहिएगा ऐसे लवण जो क्या है? लिगैंड का निर्माण करते हैं। आप कहोगे लिगैंड क्या है, तो मेरे भाई जहां पे बड़ा कोष्टक लग जाता है, जहां पे बड़ा कोष्टक लग जाता है, उसे हम लिगैंड में गिनती करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जटिल लवण होता क्या है, तो आप जवाब दीजिएगा ऐसे लवण जो लिगैंड में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। जो लिगैंड में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जटिल लवण के नाम से जानते हैं। आ जाओ। अगला कह रहा है कि इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। इसके भौतिक गुण की बात कर रहा है कि जो लवण होता है, इसके भौतिक गुण कौन कौन है। तो पहला क्या है? ठोस अवस्था में होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो ये लवण है किस अवस्था में होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये ठोस अवस्था में होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि दूसरा इसका क्या हो सकता है भौतिक गुण, आप कहिएगा स्वाद में खारे या तीखे होते हैं। अगला क्या है? जल में घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। और चौथा क्या है? ये क्रिस्टलीय रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? क्रिस्टलीय रूप में होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इनका और भी कोई रूप है क्या, तो आप कह दीजिएगा कि हाँ, ये क्रिस्टलीय रूप में होते हैं। अगला है, कह रहा है ये विद्युत का चालकता, यानी कह रहा है कि ठोस अवस्था में आमतौर पर विद्युत चालन नहीं होते, जली विलयन या पिघलते हुए लवण में विद्युत प्रवाहित करते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर ये विद्युत का चालकता है तो सर ये ठोस अवस्था में नहीं है, लेकिन जब ये पिघलेगा, ठीक है, गलित अवस्था में होगा, तब जाके क्या है, इसमें हम विद्युत अगर प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित हो जाएगा, तब ये विद्युत का क्या है? चालकता कहलाएगा। ठीक है। लेकिन जब ये ठोस अवस्था में होगा तब हम नहीं कह सकते। अगर ये ठोस में है तो भैया ये विद्युत का चालन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ये गलित अवस्था में आएगा तो ये तुरंत विद्युत का चालन करना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। ये बात समझ में आ रही है? बात अगर किया जाए तो कह रहा है कि रंग और बनावट, अगर रंग और बनावट की बात की जाए तो रंग और बनावट इसका क्या है? सामने दिया गया है। कह रहा अधिकांश लवण जो होते हैं रंगहीन होते हैं, और दूसरा है कुछ लवण में धातु के कारण रंग होता है। यानी जितने भी हमारे लवण होते हैं, अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है? कुछ तो रंगहीन होते हैं और कुछ जो ऐसे लवण होते हैं जो क्या है? धातु के कारण उनका रंग होता है। ठीक। गंधहीन अगर बात किया जाए तो जो लवण होते हैं वो गंधहीन होते हैं। कैसे होते हैं? गंधहीन होते हैं। अगर बात किया जाए तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या इनमें गंध आती है, तो आप कहिएगा नहीं सर, ये गंधहीन होते हैं। क्या होते हैं? गंधहीन होते हैं, महकते नहीं है। ठीक। अगला कह रहा है इसका उपयोग, बात किया जाए जो लवण होता है इसका उपयोग किया कहां जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो पहला है कि खाद और उर्वरक बनाने में, दूसरा है खाने में, तीसरा क्या है? औद्योगिक उपयोग में, और चौथा क्या है? औद्योगिक निर्माण में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो ये लवण होता है, ठीक है, इसका उपयोग हम कहां कहां करते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि खाद और उर्वरक में, दूसरा जवाब होना चाहिए खाने में, और तीसरा जवाब होना चाहिए औद्योगिक उपयोग, और क्या है? और ये औषधि निर्माण में, यानी औषधि निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। आइए, पांचवा इसका उपयोग क्या है? अगर पांचवा इसका उपयोग आपसे कोई पूछता है तो ये जल के शोधन में, धातु उद्योग में और प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है
आपसे अगर कोई पूछे कि इसका और भी कुछ उपयोग है क्या, तो जवाब दीजिएगा कि जल शोधन में इसका उपयोग किया जाता है, धातु उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है और प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अब कह रहा है कि पॉप टेस्ट। ये पॉप टेस्ट होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर पॉप टेस्ट की अगर बात की जाए तो कह रहा है कि जब हम किसी धातु का किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो यह लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अभिक्रिया के इस अवधि के दौरान जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते हैं तो यह पाप ध्वनि उत्पन्न होती है, जो बताती है कि पाप ध्वनि है। ये मेरे भाई पाप ध्वनि क्या है, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक स्टैंड लेंगे, आपको क्या लेना है, एक स्टैंड लेना है और स्टैंड की अगर बात की जाए तो यहां पे आपको एक प्रखनली लगाना है और इस प्रखनली में सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करते हैं, हम छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे सामने एक प्रखनली है और इस प्रखनली में क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के छोटे छोटे टुकड़े क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर दानेदार जिंक के टुकड़े भी डाल देते हैं। कहने का मतलब प्रखनली होगा पहले हमारा, उसके बाद क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल इसे छोटे छोटे टुकड़ों में है, फिर इसमें क्या है जिंक के दानेदार टुकड़े क्या है इसी में पड़े हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या होता है, जब ये रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन जो गैस के जो छोटे छोटे बुलबुले होते हैं ना, अब ये प्रखनली के द्वार के रास्ते यहां से कहां चले जाते हैं, ये साबुन का विलयन होता है और इस साबुन के विलयन के अंदर चले जाते हैं। और जैसे ये साबुन के विलयन के अंदर होते हैं, जब ये ऐसे निकलना स्टार्ट करते हैं और जब इनके संपर्क में हम मोमबत्ती लेकर आते हैं तो ये पट पट की क्या करती है, आवाज करती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जब ये पट पट की आवाज करती है तो हम इसी को कहते हैं कि पॉप टेस्ट। पहले करेंगे क्या, सिंपल सी बात है कि हम एक स्टैंड लेते हैं और एक प्रखनली लेते हैं, इस प्रखनली में क्या करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसके टुकड़ों को डाल देते हैं और एक दानेदार जिंक का जो टुकड़ा होता है उसमें इसको डाल देते हैं। जैसे ये रिएक्शन करता है हाइड्रोजन गैस क्या है, बुलबुले निकलते हैं और ये हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं यहां से हमारे साबुन के विलयन में चले जाते हैं और यहां से जब ये ऊपर की तरफ निकलते हैं और इनके संपर्क में जब हम मोमबत्ती को लाते हैं तो यहाँ पे पट पट की क्या आती है, आवाज आती है। पट पट की क्या आती है, आवाज आती है। क्लियर है, आइए अगर बात किया जाए तो कह रहा है, एक टॉपिक हमारा है, कह रहा है कि फेनाफ्थलीन की बात कर रहा है, कह रहा है फेनाफ्थलीन की अगर बात कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये रंगहीन होते हैं। इनकी घोल क्या होती है, रंगहीन होती है, लेकिन क्षार मिलाने से इनका रंग क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। दूसरा क्या है, मिथाइल ऑरेंज है। अगर बात किया जाए तो इसकी जो कलर होती है ये नारंगी कलर की होती है। क्या होती है, नारंगी कलर की होती है, लेकिन जैसे इसको क्षार के संपर्क में लाते हैं तो ये क्या बन जाता है, पीला बन जाता है। क्या बन जाता है, पीला बन जाता है। आइए सर, ये सर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। यहां पे कह रहा है सूचक, सूचक क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सूचक है क्या, तो हम बात करेंगे सूचक वह पदार्थ है जो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने पर रंग बदलकर उसकी प्रकृति को बताने का कार्य करता है। मेरे भाई अगर आपसे कोई पूछ ले कि सूचक होता क्या है तो आप जवाब दीजिएगा कि सर ये अम्लीय क्षारीय प्रकृति को बताने वाला जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सूचक कहते हैं। बात किया जाए तो सूचक के प्रकार, तो ये मेरे भाई इसका पहला प्रकार जो है, कह रहा है कि जो प्रकृति से प्राप्त, यानी हमें जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक बोलते हैं, जिसमें क्या है लिटमस है, हल्दी और क्या है चुकंदर का रस है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो कृत्रिम सूचक होता है, कृत्रिम सूचक, अगर कृत्रिम सूचक की अगर बात की जाए तो जो कृत्रिम सूचक होता है वो रसायन प्रयोगशाला से प्राप्त होता है और इसमें अगर देखा जाए तो मेथिल ऑरेंज है और क्या है फिनाइलफथलीन
थायलीन है जो हमें क्या है, रासायनिक सूचक है जो पाया जाता है कहां से सर, रासायनिक प्रयोगशाला में बनाया जाता है। आइए सर, तीसरा क्या है, सार्वत्रिक सूचक जो अलग अलग रंगों से पीएच मान को क्या करते हैं, बताने का कार्य करते हैं। जो पीएच मान को बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक सूचक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए सर आगे बढ़ते हैं। कह रहा पीएच स्केल, अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो ध्यान देना मेरे भाई, ये अम्लीय को बताता है, क्षारीय को बताता है और उदासीन को बताता है। हम समझ लेते हैं पहले। कह रहा जो पीएच स्केल होता है ये 0 से 14 तक इसका नंबर दिया रहता है। इसका जो नंबर होता है वो 0 से कब तक होता है, 14 तक होता है। दूसरी बात, अगर जिसका नंबर 7 होगा उसे तटस्थ या शुद्ध पानी कहा जाता है, या हम कह सकते हैं मेरे भाई ये शुद्ध जल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, शुद्ध जल कहा जाता है। और जिसका पीएच 7 से कम होता है उसे हम अम्लीय कहते हैं। जिसका पीएच 7 से कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अम्लीय कहते हैं। और जिसका पीएच 7 से अधिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षारीय कहते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आपसे अगर कोई पूछ ले कि जो पीएच 7 से अधिक होगा उसे हम क्षारीय कहेंगे, 7 से कम होगा उसे अम्लीय कहेंगे, और जो 7 होगा उसे तटस्थ यानी उदासीन कहेंगे। क्या कहेंगे, तटस्थ यानी उदासीन कहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि शुद्ध जो जल का पीएच वैल्यू होता है क्या होता है, तो आप जवाब दीजिएगा तटस्थ होता है या तो क्या होता है, उदासीन होता है। अगर 7 से कम है तो क्या बनेगा, अम्लीय बनेगा। अगर 7 से अधिक है तो क्या बनेगा, क्षारीय बनेगा। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं पीएच स्केल यह बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्या है, क्षारीय है, और कौन सा पदार्थ जो है क्या है, उदासीन है। ओके, चलिए वही स्केलें बता रही है आपको। स्केल जो है पीएच बता रहा है कि कौन सा क्षार है और कौन सा क्या है, अम्लीय है, और कौन सा क्या आपका है, उदासीन है। आइए, अगर पीएच की अगर बात की जाए दैनिक जीवन में उपयोग, तो कह रहा है जो पेट में अम्लता जो होता है, पेट की अम्लता बताने में, दांतों की सुरक्षा में, मिट्टी की जांच में, जल शुद्धिकरण में और तैराकी पूल में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो ये पीएच है इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, तो आप कह दीजिएगा पेट की अम्लता, दांतों की सुरक्षा, मिट्टी की जांच, जल का शुद्धिकरण और तैराकी जो पूल होता है उसमें इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला कह रहा है धावन सोडा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम धावन सोडा की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कंफर्म है। कह रहा है कि जो धावन सोडा होता है इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो धावन सोडा होता है इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसका जो अणु सूत्र होता है, जो अणु सूत्र होता है ये होता है Na2CO3 × 10H2O। और जो प्रकृति इसका होता है इसको हम बोलते हैं ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और इसका प्राप्त अगर स्थान की अगर बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश के जिलों में जैसे आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर इत्यादि बड़ी मात्रा में क्या है, ये पाया जाता है। अगर कह रहा बनाने की विधि, अगर बनाने की अगर विधि की अगर बात की जाए तो कह रहा है कि कास्टिक सोडा जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसके साथ अगर हम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसकी बनाने की विधि क्या है तो आप बता दीजिएगा कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम क्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। आ जाओ, कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के निर्माण की औद्योगिक विधियां क्या क्या है। तो मेरे भाई पहली विधि है दी ब्लॉक विधि। और दी ब्लॉक विधि की अगर बात की जाए तो कह रहा है इस विधि में सर्वप्रथम नमक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके सोडियम सल्फेट बनाया जाता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि जो दी ब्लॉक विधि है इसमें अगर देखा जाए तो ये नमक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड
तो जब दोनों की क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोक्लोरिक क्या बनता है, आपका अम्ल बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक क्या बनता है, अम्ल बनता है। अब पुनः जब इसकी हम क्रिया करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, जो क्या बनाएगा, जो आपका क्या बनाएगा, बताओ भैया, बनाएगा क्या, इतना तो आप बता सकते हो क्या बनाएगा। चलिए आइए, अब यहां पे कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसकी भौतिक गुण क्या है। तो पहला क्या है, सोडियम कार्बोनेट श्वेत रंग का ठोस पदार्थ है। मेरे भैया कह रहा है कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये क्या है, श्वेत रंग का क्या है, ये ठोस पदार्थ है। दूसरा क्या है, कह रहा है यह जल में घुलनशील है, यह जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। और ये कह रहा है यह 10 अणु के साथ क्रिस्टल बनाता है, यानी जब जल के 10 अणु इसके साथ मिलते हैं तब ये क्या बनाता है, क्रिस्टल बनाता है। और चौथा क्या है कि यह वायु में रखने पर अपक्षयित हो जाता है, यानी जब इसको वायु में रखा जाता है तो क्या हो जाता है, अपक्षयित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपक्षयित हो जाता है। अगला पॉइंट, रासायनिक गुण की अगर बात की जाए, कह रहा है रासायनिक गुण, कह रहा है उष्मा का प्रभाव, कह रहा है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट गर्म करने पर अपघटित नहीं होता, परंतु क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर सफेद रंग का निर्जल सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाता है, प्राप्त होता है। अगर बात किया जाए तो कह रहा है कि जब इसको हम शुष्क हवा में खुला अगर छोड़ दिया जाए तो यहां पर क्या कह रहा है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट, यानी निर्जल सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, प्राप्त होता है। अगली बात किया जाए तो यहां पे कह रहा है कि जैसे यहां पे सोडियम कार्बोनेट, यानी इसके साथ कितने जल के अणु है, तो 10 है। जब इसका हम क्रिया करते हैं तो यहां पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, लेकिन यहां पर अभी क्या है, जल बना हुआ है। लेकिन जब पुनः इसे हम अधिक गर्म कर देंगे तो यहां पर क्या है, निर्जल क्या मिल जाएगा, निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यहां पे निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अगर हम निर्जल सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो हम इसका इक्वेशन एक लाइन में नहीं दे सकते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम जो कार्बोनेट है इसके साथ जो जल के 10 अणु है इसको पहले या तो शुष्क हवा या तो खुला में छोड़ना पड़ेगा, तब यहां पे जाके क्या बने, सोडियम कार्बोनेट ही बनेगा, लेकिन यहां पर जल का भी एक अणु है। अब पुनः जब इसको हम अधिक गर्म करेंगे तब क्या है, यहां पे सिर्फ सोडियम कार्बोनेट बनेगा और ये जल क्या होगा, इससे अलग हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, निर्जल बोलते हैं। निर्जल का मतलब उसके साथ जल की मात्रा कोई नहीं है, यही हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। इधर ध्यान दीजिए, कह रहा जल से क्रिया, अगर बात की जाए जल से क्रिया की तो यह जल में अपचयित होकर क्षारीय विलयन देता है। यानी मैं कह सकता हूं कि सोडियम कार्बोनेट जो सोडियम कार्बोनेट है, अगर ये जल के साथ क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अगर जल से क्रिया अगर करता है तो क्या रिजल्ट आता है, तो आप बता दीजिएगा कि सोडियम कार्बोनेट अगर जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अगला क्या है, कार्बन डाई गैस से क्रिया। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं आपसे कह दूं कि सोडियम कार्बोनेट है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड से और जल से क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। कहने का मतलब यह है, अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अगर क्रिया किया जाए तो कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट जल के साथ अगर क्रिया करता है और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को मिला लेता है तो रिजल्ट क्या आएगा, तो आप कहिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट आएगा, जो खाने का सोडा है। क्या है, खाने का सोडा है। आ जाओ, कह रहा है कि अम्लों से क्रिया, कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, तो मेरे भाई यहां पे क्या बनाता है, यहां पे नमक का निर्माण करेगा जो लवण है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा और यहां पे क्या निर्माण करेगा, जल का निर्माण करेगा। आपसे अगर कोई पूछ ले कि जो सोडियम कार्बोनेट है अगर ये अम्ल से क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा, अम्ल से क्रिया अगर करता है तो क्या बनाएगा, तो पहले नमक बनाएगा, जिसको हम सोडियम क्या क्लोराइड के नाम से जानते हैं,
और दूसरा क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और तीसरा क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तीसरा क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला कह रहा है बुझे चूने के साथ क्रिया। ध्यान से समझना मेरे भाई। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट अगर बुझे चूने के साथ क्रिया करता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर किया जाए तो सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर क्या है, क्रिया करता है, या इसको गर्म कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो यहां पर रिजल्ट क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। आइए सर, कह रहा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया, अगर इसकी क्रिया किसके साथ कर दी जाए, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर कर दी जाए, तो कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया करने पर सोडियम सल्फाइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम सल्फाइड बनता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्या बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनता है, गैस बनता है। आइए सर आगे चलते हैं। कह रहा है इसका उपयोग, तो ध्यान देना मेरे भाई, इसका जो उपयोग होता है वो कांच उद्योग में जो चूड़ी बनाया जाता है, साबुन बनाने में, कागज उद्योग में, जल को कोमल करने में, और बेकिंग सोडा बनाने में, और प्रयोगशाला में। इसके बहुत सारे यूज है, इसके बहुत सारे उपयोग है। कांच उद्योग है, साबुन है, कागज है, जल है, बेकिंग सोडा है, और प्रयोगशाला में भी क्या है, इसका उपयोग किया जाता है। आइए सर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, बहुत आसानी तरीके से। अगला कह रहा है कि बेकिंग सोडा, अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। कह रहा है इसका अणु सूत्र जो होता है NaHCO क्या होता है, 3 होता है। और बनाने की अगर विधि की अगर बात की जाए तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं आपसे कह दूं कि सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का आपस में क्या कर दिया जाए, क्रिया कर दिया जाए, तो रिजल्ट हमारे सामने आएगा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या निकल के आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। आइए अगर इसके गुणधर्म की अगर बात की जाए तो ये श्वेत रंग का चूर्ण होता है। दूसरा क्या है, ये जल में क्या है, अल्प घुलनशील होता है। तीसरा क्या है, गर्म करने पर विघटित होता है, यानी जब इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। आइए इसके रासायनिक अभिक्रिया की हम बात करते हैं। जो हमारा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर इसको हम गर्म करेंगे तो ये क्या टूटेगा, सोडियम कार्बोनेट में टूटेगा, जल में टूटेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटेगा। किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटेगा। ठीक है मेरे प्यारे रसगुल्लो, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अगर इसके उपयोग की अगर बात की जाए तो केक और ब्रेड बनाने में, जो केक बनता है या ब्रेड बनता है उसमें बनाने में क्या किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। और दूसरा क्या है, पेट की अम्लता पर, जो पेट में अम्लता होती है इसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा क्या है, अग्नि शमन यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा है, औषधि निर्माण में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आ जाओ, अगर मैं बात करूं ब्रिंजक चूर्ण की, ब्रिंजक और चूर्ण की अगर बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसके अणु सूत्र की अगर बात की जाए तो CaOCl2 होता है। इसकी प्रकृति अगर बात की जाए तो मिश्रित लवण है। अगर निर्माण की अगर बात की जाए तो इसे सूक्ष्म बुझे हुए चूने के पर क्लोरीन की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि बुझा हुआ चूना है, या इसी को क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। अगर क्या है, क्लोरीन गैस, अगर क्लोरीन गैस के साथ इसका रिएक्शन अगर किया जाता है तो यहां पे क्या मिलता है, कहोगे सर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है, जिसको हम कहते हैं क्या, ब्रिंजक चूर्ण। क्या कहते हैं सर, ब्रिंजक चूर्ण के नाम से क्या है, इसको हम जानते हैं। आइए बात अगर किया जाए तो इसके भौतिक गुण की, अगर भौतिक गुण की अगर बात की जाए तो कह रहा है कि यह हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। दूसरा क्या है, इसे जल में घोलने पर क्षारीय विलयन देता है। और तीसरा क्या है, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि यह किस कलर का होता है तो यह हल्के पीले रंग का होता है। इसे जल में घोलने पर क्षारीय विलयन मिलता है। और तीसरा क्या है, इसमें क्लोरीन की क्या आती है, गंध आती है। आइए रासायनिक गुण की बात कर रहा है। कह रहा है तनु अम्लों की क्रिया, कह रहा है तनु अगर अम्लों की क्रिया अगर कर दी जाए तो क्या प्राप्त होता है। ध्यान देना,
अगर हम ब्रिंजक चूर्ण के साथ अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करते हैं तो रिजल्ट में क्या मिलता है? क्लोरीन गैस मिलता है। ध्यान देना मेरे भाई, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो ब्रिंजक चूर्ण होता है अगर इस पर तनु अम्लों की अगर क्रिया अगर कर दी जाए तो रिजल्ट क्या मिलेगा? तो यहाँ पर रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस के रूप में मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा? तो क्लोरीन गैस के रूप में मिलेगा। बात समझ में आ गया? अगर आपसे कोई पूछ ले कि जब ये क्रिया करेगा ब्रिंजक चूर्ण से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो मिलेगा क्या? तो मिलेगा यहाँ पे क्या? क्लोरीन गैस मिलेगा। क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस मिलेगा। आ जाओ मेरे भाई, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड है जिसको हम हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। यहां भी रिएक्शन करके क्या बना रहा है? क्लोरीन गैस बना रहा है। यहां पे तुम देख सकते हो कि यहां पर जो ब्रिंजक चूर्ण है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बना रहा है? यहां पर भी क्या बना रहा है? क्लोरीन गैस का निर्माण कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जब भी तनु अम्लों से इसकी क्रिया होगी तो क्लोरीन गैस का ही निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? क्लोरीन गैस का ही निर्माण होगा। आगे बात करते हैं, यहां पर कह रहा है तनु अम्लों की अम्लता, यानी कह रहा है कि यहां पे अगर तनु अम्ल है अगर उसकी मात्रा क्या है? कम है। इस कंडीशन में अगर ये क्रिया करता है तो क्रिया करने के बाद ये अपना अलग अलग क्या करता है? रिजल्ट देता है। जैसे अगर बात किया जाए तो कह रहा है ब्रिंजक चूर्ण के साथ सल्फ्यूरिक एसिड क्रिया करने पर क्या है? कैल्शियम क्या है? क्लोराइड बनाता है। और इसके ऑक्सीकरण अगर गुण की अगर बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा लाइट खराब हो जाने के कारण कष्ट के लिए खेद है। थोड़ा सा आपका 1-2 मिनट टाइम बर्बाद हुआ। लाइट चली गई है, ऑटोमेटिक सारा सिस्टम ऑफ हो गया है जिसकी वजह से ये समस्या आई है। इसके लिए सॉरी। आइए चलते हैं। तो यहां तक से चीजें हो ही गई थी सारी चीजें। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जो ब्रिंजक चूर्ण है इसका उपयोग क्या होता है? उपयोग की बात की जाए तो ऐसी वस्तुओं को जो क्लोरीन की अभिक्रिया से नष्ट नहीं होती ब्रिंजक करने के काम आता है, जैसे सूती वस्त्र, कपास, कागज, लकड़ी की लुगदी के निर्माण में। दूसरा क्या है? ऊन को सिकुड़ने रहित बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा है जल तथा नालियों आदि के निर्जीव वायुकरण के लिए इसका व्यापक उपयोग कीटाणु नाशक के रूप में होता है। चौथा क्या है? क्लोरोफॉर्म के औद्योगिकरण में इसका निर्माण किया जाता है। और पांचवा क्या है? उद्योगों तथा प्रयोगशालाओं में ऑक्सीकरण के कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और छठा है युद्ध के समय वायुमंडल से विषैली गैस हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और सातवां है पेयजल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक, अगला है कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको जितना आप एकदम मोस्ट कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस, कह रहा इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से ये जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 × 1/2H2O। अगर बात किया जाए प्रकृति की तो यह एक सफेद रंग का महीन चूर्ण यानी पाउडर होता है जो पानी के साथ मिलाने पर जल्दी सख्त हो जाता है, यानी जमने का कार्य करने लगता है। बनाने की विधि की अगर बात की जाए तो कह रहा है कि जिप्सम को 100 से 120 सेल्सियस ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगर हम बात करें ये जिप्सम है, अगर इसको हीट कर दिया जाए कितना 100 से कितना 120 सेल्सियस तक हीट कर दिया जाए तो क्या बनता है आपका? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगला क्या है? कह रहा भौतिक गुण। क्या कह रहा है? भौतिक गुण की बात कर रहा है, यानी यह सफेद रंग का मुलायम और हल्का पाउडर होता है। अगर बात किया जाए तो यह सफेद रंग का मुलायम और हल्का क्या है? ये पाउडर है। दूसरा क्या है? पानी के साथ मिलाने पर पेस्ट बनता है। अगर इसको हम पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? पेस्ट बनता है। और तीसरा क्या है? कुछ ही समय में कठोर हो जाता है। बात किया जाए तो जैसे ही कुछ समय होता है तो ये क्या बन जाता है? कठोर बन जाता है। और चौथा क्या है? यह गंधहीन होता है।
कैसा होता है, गंधहीन होता है। और पांचवा क्या है, सूखी जगह पर रखने पर यह सुरक्षित रहता है, और गीली जगह अगर आप रखते हो तो कहीं ना कहीं समस्या होना क्या है, स्टार्ट हो जाएगी, और ये नीचे की तरफ टाइट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कठोर बन जाता है। कह रहा रासायनिक गुण की बात अगर की जाए तो पानी के साथ क्रिया, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के साथ मिलकर फिर से जिप्सम बन जाता है। यानी अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनेगा, फिर से ये जिप्सम बनेगा, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कैल्शियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। अगर इसके यूज की अगर बात की जाए तो मूर्ति बनाने में या खिलौने बनाने में, और दूसरा क्या है, डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाने में, और तीसरा है सजावटी वस्तुएं बनाने में, और चौथा है चाक, जिसको खड़िया के नाम से जानता है, इसको भी बनाया जाता है, और पांचवा है दीवारों की सजावट में, और छठवां है सांचा बनाने में। जितने भी सांचा बनाया जाता है मूर्ति बनाने के लिए या कोई कलाकारी करने के लिए या कोई डिजाइन निकालने के लिए, तो सांचा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सावधानियां क्या बरतनी है, इसे नमी से बचाकर रखना है, इसे क्या करना है, नमी से बचाकर रखना है, और दूसरा क्या है, गीली जगह में रखने से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अगर गीली जगह इसको रखा जाता है तो क्या हो जाता है, ये खराब हो जाता है। ठीक है, इसको अगर हम गीले जगह रखते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, ये खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये अम्ल क्षार लवण टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा, और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने का कोई चांस नहीं है। ठीक, तो अब हम चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक पे, धातु और अधातु, और जल्द ही मैथ का मेरा वीडियो आने वाला है, पहले लेसन का, वास्तविक संख्याओं का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और थोड़ा सा शेयर करिए। आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमारे अंदर एनर्जी भरने का कार्य करता है। जय हिंद, जय भारत।